यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है जिनका प्रत्येक उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? 1967, 1912, 1917, 1991। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? 25 अप्रैल 1994, 25 फरवरी 2003, 7 फरवरी 1992, 25 दिसंबर 2005। तो 7 फरवरी 1992 को मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई? चारू मजूमदार, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, दत्ता सामंत। तो मेरे प्यारे बच्चों, चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? चारू मजूमदार, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, दत्ता सामंत। तो मेरे प्यारे बच्चों, नक्सलवादी आंदोलन का नेता था चारू मजूमदार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुए? 1961, 1962, 1963, 1965। तो 1961 सही हो जाएगा। गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से 1961 में स्वतंत्र हुए। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। तो यहाँ पर पंजाब सही हो जाएगा मेरे पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत भूटान। तो ताशकंद समझौता मेरे प्यारे बच्चों भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर है, अवामी लीग का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। तो अवामी लीग का संबंध मेरे प्यारे बच्चों ये बांग्लादेश से है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल खान, अब्दुल गफ्फार खान, ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2001, 2003, 2011, 2012। तो 2001 सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित किया गया। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको प्रत्येक उत्तर 2 अंक का है। ठीक है, और उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। आसियान के सदस्य देशों के नाम। तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? यूरोपीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। फिर 13 नंबर है, लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं? तो लिट्टे श्रीलंका में सक्रिय एवं उग्र तमिल संगठन था। यह संगठन तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना था। फिर है, एनपीटी का पूरा नाम रूप लिखिए। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रेटी, यानी इसका मतलब होता है परमाणु अप्रसार निषेध संधि। परमाणु अप्रसार निषेध संधि। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रेटी, इसका हिंदी होता है परमाणु अप्रसार निषेध संधि।
भारत के मूल निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? भारत में मूल निवासियों को आदिवासी या जनजातियां कहा जाता है। इसके बाद 17 नंबर है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो एजेंसियों का नाम का उल्लेख कीजिए। तो पहला एजेंसी है विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरा है विश्व व्यापार संगठन। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने से हुई। इसके बाद 19 नंबर है, रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले नेता का नाम लिखिए। तो वो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20 नंबर है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील में हुई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, उत्तर 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। 1974 की रेल हड़ताल पर संक्षिप्त टिप्पणी। 1974 की रेल हड़ताल भारतीय मजदूर आंदोलन का सबसे बड़ा संघर्ष था, जिसमें लगभग 17 लाख रेलकर्मी शामिल हुए। मजदूरी वृद्धि, काम के बेहतर हालात और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर यह हड़ताल हुई। 8 मई से 27 मई तक चली। इस हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। सरकार ने इसे सख्ती से दबाया। इसके बाद अगला है, बिहार आंदोलन का एक नोट लिखिए, है ना। बिहार आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन भी कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ था। छात्रों और युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह आंदोलन आगे चलकर आपातकाल का प्रमुख कारण बना। इसके बाद 23 नंबर है, 1985 के असम समझौते के परिणाम का वर्णन कीजिए। तो 1985 का असम समझौता असम आंदोलन का परिणाम था, जिसे केंद्र सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच हस्ताक्षरित किया गया। इसके तहत 1971 के बीच आए अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने, असमिया संस्कृति की रक्षा और राज्य के विकास के लिए विशेष उपायों का प्रावधान किया गया। इसके बाद है 24 नंबर, क्या कह रहा है? जनता दल के बारे में आप क्या जानते हैं? जनता दल की स्थापना 1988 में विभिन्न विपक्षी दलों के विलय से हुई। इसका नेतृत्व बीपी सिंह ने किया। 1989 के चुनाव में जीतकर जनता दल ने सरकार बनाई, लेकिन 1990 में टूट गया। इससे राष्ट्रवादी जनता दल, आरजेडी जनता दल और समाजवादी दल जैसे दल बने। इसके बाद है 25 नंबर, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक एकता के माध्यम से राष्ट्रों को सशक्त बनाया जाता है। इसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था और नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? तो आज की चीनी अर्थव्यवस्था पहले की नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अलग है, क्योंकि इसमें बाजार आधारित सुधार हुए हैं। 1978 के बीच निजी उद्यम, विदेशी निवेश और निर्यात को बढ़ावा मिला। सरकार अब केवल प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित करती है, जबकि व्यापार और उद्योग को अधिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, सांझी संपदा संसाधनों का क्या अर्थ है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो सांझी संपदा संसाधन वह प्राकृतिक संसाधन है जिसका स्वामित्व और उपयोग समुदाय या समाज के कई लोगों द्वारा साझा रूप से किया जाता है। ये संशोधन ना तो पूरी तरह से निजी होते हैं और ना ही पूरी तरह से सरकारी, बल्कि सामूहिक अधिकारों के तहत आते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है ग्रामीण चारागाह, गाँवों में सामूहिक रूप से उपयोग किए जाने वाले चारागाह हैं। झीलें और तालाब, सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध जल स्रोत। जंगल, स्थानीय समुदाय द्वारा लकड़ी, चारा और जड़ी बूटियों के लिए उपयोग किए जाने वाले वन। इसके बाद चौथा है मछली पकड़ने के क्षेत्र, समुद्र या नदी के कुछ हिस्से जहां कई समुदाय मछली पकड़ते हैं। इसके बाद है 28 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर निबंध। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर निबंध है, परिचय पहले देखेंगे। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एक वैश्विक आर्थिक ढांचा विकसित करने का प्रयास था, जिसे 1970 के दशक में विकासशील देशों ने प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और न्यायसंगत वैश्विक व्यापार व्यवस्था स्थापित करना था। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं। विकासशील देशों को आर्थिक स्वतंत्रता देना, व्यापार शर्तों में सुधार ताकि गरीब देशों को अधिक लाभ मिल सके, प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता और निष्पक्ष मूल्य निर्धारण। चौथा है नवीनतम तकनीकों तक समान पहुंचना। इसके बाद पांचवा है वित्तीय संस्थाओं में भागीदारी बढ़ाना।
ठीक है। प्रभाव और सीमाएं क्या हैं? हालांकि NIEO ने महत्वपूर्ण बहस छिड़ी, लेकिन विकसित देशों के विरोध और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के दबाव के कारण यह पूरी तरह लागू नहीं हो सका। फिर भी इसने वैश्विक दक्षिण के देशों को एकजुट किया और आर्थिक न्याय की दिशा में प्रयासों को प्रेरित किया। इसके बाद है 29 नंबर, क्या कह रहा है? पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य विशेषताएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला, नियोजित विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनियोजित तरीके से सुनिश्चित करना। दूसरा है निश्चित समय सीमा, प्रत्येक योजना 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, इसमें लिखेंगे देश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। इसके बाद चौथा है संतुलित क्षेत्रीय विकास, सभी क्षेत्र विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों का समान विकास करना। गरीबी उन्मूलन, गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर। कृषि और औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकरण को बढ़ावा। सामाजिक न्याय में लिखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान। फिर 8वां है संसाधनों का उचित उपयोग, प्राकृतिक और मानव संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग करना। ये योजनाएं भारतीय योजना आयोग द्वारा बनाई गई थी और 2015 के बाद नीति आयोग ने इन्हें बदल दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर है तिब्बत का पठार भारत और चीन में तनाव का एक बड़ा मसाला कैसे बना। ठीक है, तो तिब्बत का पठार भारत चीन तनाव का कारण। तिब्बत का पठार रणनीतिक, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत चीन तनाव का मुख्य कारण है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत के साथ उसका सीधा विवाद बढ़ गया। इसके आगे लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश विवाद। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। 1962 युद्ध, तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के बाद भारत चीन सीमा पर संघर्ष हुआ, जिससे युद्ध छिड़ गया। दलाई लामा का शरण लेना, 1959 में दलाई लामा के भारत आने से चीन असंतुष्ट हुआ। इसके बाद अगला है सैन्य तनाव। चीन तिब्बत में सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर भारत की सीमाओं पर दबाव बनाता है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक। 1975 में घोषित आपातकाल के सबकों पर एक संक्षिप्त निबंध अथवा वैश्विक पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए आर्थिक विकास करने के विभिन्न देशों के सामने एक चुनौती है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। 32 नंबर है बांग्लादेश युद्ध 1971 की विवेचना कीजिए। फिर अथवा करके दिया है जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।